सो वेलकम बैक गाइस, गुड मॉर्निंग। हमारे 3 लेसन्स कंप्लीट हो गए थे सक्सेसफुली। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4th लेसन, दैट इज सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एज वी ऑल नो, कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो या बड़ा हो, बिजनेस में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? बिजनेस में कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पैसे की, रोकड़े की, छन की। बिजनेस छोटा हो, पान टपरी लगाना हो तो उसमें भी अपने को पैसा लगेगा। पान टपरी के लिए छोटा सा फ्रीज लेना पड़ेगा, रोज़ का पान मटेरियल लेना पड़ेगा, सिगरेट लेना पड़ेगा, बीड़ी लेना पड़ेगा, चूना लेना पड़ेगा, गत्था लेना पड़ेगा, पलक के लिए चेरी लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छा तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें पैसा लगेगा। वही अगर हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है तो बड़े पैमाने पे पैसा लगेगा। तो कैन वी से कि मनी इज द ब्लड, फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ आवर बिजनेस। फाइनेंस नहीं तो बिजनेस नहीं। जैसे कि अपना समझ लो, प्लास्टिक का बिजनेस है और हमें दिख रहा है कि प्लास्टिक के रेट्स बढ़ने वाले हैं, हमें ऐसा अंदाज़ा आ रहा है कि प्लास्टिक के रेट्स बढ़ने वाले हैं। अपने पास पैसा रहा तो अपन एडवांस में खरीद लेंगे, कम रेट में खरीद लेंगे। अपने को मालूम है आगे तेजी का भाव मार्केट है तो कोई भी तेजी मंदी पकड़ने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब समझ हमें कोई बड़ी फैक्ट्री लगाना है, हमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है। तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए हमें बड़ी सी लैंड लेनी पड़ेगी, बड़ी सी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीन्स लेने पड़ेंगी। और ये सब तो चने फुटाने देने से मिल जाएंगी ना अपने को? नहीं, क्या देना पड़ेगा? पैसा, फाइनेंस देना पड़ेगा। अब घर का पैसा लगा के भी कितना लगेंगे, अपने खुद का पैसा लगा के भी कितना लगेंगे। फिर ऐसे समय पे हम क्या करते हैं, हम बैंक से लोन लेते हैं, NBFC से लोन लेते हैं, रुशिल जैसे दोस्तों से लोन लेते हैं, है ना? तो ये क्या है? हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। ये सारी चीज़ें क्या है? हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, अब बेसिकली जो हमारी नीड्स होती है, हमने बोला फाइनेंस ब्लड ऑफ बिजनेस है। ठीक है, जैसे कि हमारे बॉडी में ब्लड की ज़रूरत होती है, उसी तरह बिजनेस के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है। अब फाइनेंस कितने तरह की है? 2 तरह के हैं। एक है सर हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंस, वन इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस एंड द अदर वन इज लॉन्ग टर्म फाइनेंस। जैसे कि रुशिल आता है हमारे पास, वेदांश आता है, बोलता है सर मुझे 5,000 रुपये चाहिए। मैं बोलता हूँ क्यों चाहिए? सर वो पिकनिक जा रही है ना पेंच, उसके लिए मुझे 5,000 रुपये चाहिए। कुछ नहीं, दिवाली बोनस मिलेगा, घर वाले मुझे दिवाली पे पैसा देंगी, तब मैं आपको लौटा दूंगा, 10-15 दिन में आपको लौटा दूंगा, या 2 महीने में 3 महीने में लौटा दूंगा। तो ये क्या होगी उसकी नीड? वेदांश की ये नीड क्या होगी? शॉर्ट टर्म नीड होगी कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में लौटा देंगे। वही अगर वेदांश कहता है कि सर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मुझे iPhone 13 खरीदना है, 50,000 का तो टोपी मैंने पहना दिया है दूसरे बच्चों को, आप 1 लाख रुपए दे दो, मैं आपको जब CS बन जाऊंगा ना तब दे दूंगा। CS कब बनेगा वो? 3 साल का। तो लंबे समय के लिए मैंने पैसा दे दिया, तो ये क्या हो गया? उसका लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब जो हमारी नीड्स है, जैसे कि हमें अगर प्लांट खरीदना है, हमें इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं केवल लॉन्ग टर्म फाइनेंस के बारे में, ओनली लॉन्ग टर्म फाइनेंस। जैसे कि हमें प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, तो इसके लिए हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस लेंगे कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेंगे? प्लांट एंड मशीनरी। देखो, हमें मोबाइल की फैक्ट्री लगाना है, फैक्ट्री लगाने के लिए हमको मशीन खरीदनी पड़ेगी, तो मशीन के लिए जो पैसा लेंगे वो ऑब्वियस सी बात है कि मशीन आ रही है अपनी 50 लाख की, है ना? अब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो तुरंत तो 50 लाख रुपए का मुनाफा नहीं होगा 1 साल में, कि चलो 50 लाख का लोन ले लिया बैंक से, मशीन लगा ली और 1 साल में प्रॉफिट कमा के दे दिया। नहीं, 50 लाख की मशीन ली तो कम से कम 8-10 साल का तो समय लगेगा ना बाबा। जैसे कि हमारा वो बाबूराव क्या बोलता है, कम से कम 25-30 साल का तो समय दे रहे बाबा, है ना? वो बोलता है 3 दिन,
3 दिन में कुछ नहीं होता, 30-40 साल का समय दे बोलता, तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म। अब अगर हमें बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग के लिए कैसा लोन लेंगे, शॉर्ट टर्म लोन लेंगे कि लॉन्ग टर्म लोन लेंगे, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। लैंड लेना है तो लैंड के लिए कैसा लोन लेंगे, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, है ना। तो ऐसी चीज़ें जो लंबे समय में हम यूज़ करने वाले हैं, पहला पॉइंट, ऐसी चीज़ें जो ऐसी असेट जो हम लंबे समय के लिए यूज़ करने जा रहे हैं, या फिर सिंपली कहो फिक्स असेट्स, ठीक है, और जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ऐसी एसेट जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उनके लिए हम क्या लेंगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेंगे, उसके लिए हम क्या लेंगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेंगे, ठीक है। जैसे कि फाइनेंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड इज रिक्वायर्ड फॉर परचेसिंग फिक्स असेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब लॉन्ग टर्म फाइनेंस में भी फर्दर दो बातें आ जाएगी कि जैसे कि अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, जैसे कि अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी मतलब इधर से आलू डाला, इधर से सोना निकला। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी मतलब रॉ मटेरियल लेती है, उस पर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करती है और फिर फाइनल एक फिनिश प्रोडक्ट निकलता है। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को क्या लगता है, प्लांट लगती है, मशीनरी लगती है, बिल्डिंग लगती है, लैंड लगती है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है ना। वही अगर मैं बात करूँ ट्रेडिंग एंटिटी, ट्रेडिंग एंटिटी, तो ट्रेडर को क्या लगेगा, सिर्फ दुकान लगेगी और मटेरियल खरीदने के लिए पैसा लगेगा। जैसे कि अगर हम समझ लो वॉशिंग मशीन की दुकान लगाते हैं, तो हमें क्या लगेगा, सिर्फ इतना एक दुकान लगेगा और वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए पैसा लगेगा। तो इसका मतलब कि ट्रेडिंग एंटिटी की लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कैसी है, कम है ना, क्योंकि हमको कोई दुकान लगाना है तो 20-25-30 लाख में लग जाएगी। वहीं अगर हमको फैक्ट्री लगाना है तो फैक्ट्री लगाने के लिए 1-1.5-2 करोड़ लगेगा। तो इतनी सी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को लॉन्ग टर्म फाइनेंस ज़्यादा लगता है, ट्रेडिंग एंटिटी को लॉन्ग टर्म फाइनेंस कम लगता है, ठीक है। बाद में कहते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस के फीचर्स क्या है। तो पहला फीचर है कि ये जो फाइनेंस है ये क्यों होता है, फिक्स्ड कैपिटल के लिए, मतलब फिक्स्ड असेट को खरीदने के लिए। फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड असेट हमारी फिक्स्ड कैपिटल होती है क्या, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट कि फिक्स्ड असेट हमारी फिक्स्ड कैपिटल है? यस। क्यों फिक्स्ड असेट, हम ये जैसे कि ये सेटअप अपना 3 लाख का सेटअप है, तो ये क्या अपन हर बैच के बाद नया ले लेते हैं क्या, नहीं, ये तो सालों साल चलेगा, 5, 10, 20, 25 साल तक चलाना है अपने को, तो ये फिक्स्ड असेट होगी। तो ऐसी असेट के लिए जो अपन ने फाइनेंस लिया है वो था हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस। समझा कि ये रुशिल आपको, ठीक है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम कैपिटल मार्केट, मतलब कैपिटल मार्केट मतलब अपना स्टॉक मार्केट हो गया, बाद में बैंक्स होगी, एनबीएफसी हो गई, इन लोगों से अगर हम ले रहे हैं पैसा तो वो हो गया लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। ये क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए हमें लॉन्ग टर्म का फाइनेंस चाहिए, कोई प्लांट मशीनरी के लिए हम पैसा ले रहे हैं, तो इसका लंबे समय तक हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट गिरेगा। इज इट करेक्ट? यस, इट इज़ करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर 10 लाख की कोई मशीन खरीदी, ठीक है, और 10 लाख का अपन ने फाइनेंस ले लिया। फाइनेंस लेना मतलब लोन लेना, ठीक है, और ये कितने साल के लिए लिया है अपन ने, 10 ईयर्स के लिए लिया है अंकिता, ठीक है। तो इसका मतलब हर साल फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, 9th ईयर में, 10th ईयर में, हर साल अपन इसका इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, है ना, पैसा लौटाएंगे धीरे धीरे। इसमें इंटरेस्ट भी रहेगा। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो इसका मतलब जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस अपन ने लिया है उसका हमारे बिजनेस में लंबे समय तक की असर रहेगा। कुछ ना कुछ अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट होता रहेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट कैश का आउटफ्लो होता रहेगा, है ना मैथिली? ओके, नेक्स्ट है जनरली यूज फॉर फाइनेंसिंग बिग प्रोजेक्ट्स, एक्सपांशन प्लान्स, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, फंडिंग ऑपरेशंस। ये क्या बोलता है
कि सर अपने को जैसे कि अगर 2-5 लाख का काम है, अपने को एक मेडिकल लगानी है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, कि अपने को छोटी सी जनरल स्टोर लगानी है जिसमें 2-4-5 लाख का काम है, तो हो सकता है कि हम खुद का पैसा लगा देंगे या किसी दोस्त से छोटे समय के लिए ले लेंगे। लेकिन जहाँ बात आती है साहब लाखों करोड़ों की, वहाँ पे तो अपन को लोन लेना ही पड़ेगा। जहाँ लाखों करोड़ों की बात आती है वहाँ तो अपने को लोन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, सो फार सो गुड। यहाँ तक एनी डाउट, डिफिकल्टीज? नहीं, ठीक है। अब देखो लॉन्ग टर्म फाइनेंस का मीनिंग वगैरह हमने देख लिया है। देखो बिजनेस को फंड्स लगते हैं, क्यों? फिक्स असेट्स को एक्वायर करने के लिए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह ले, और ये चीज़ें ज़रूरी है बिजनेस करने के लिए, इसलिए फाउंडेशन ऑफ अ बिजनेस बोला है। और इसके लिए जो हम लोन लेते हैं उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो पर्पस ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंस, क्या पर्पस है लॉन्ग टर्म फाइनेंस के? लॉन्ग टर्म फाइनेंस के 3 पर्पस है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के 3 पर्पस है। ठीक है, मैं यहाँ ऐसा फ्लोचार्ट बना लेता हूँ, आपको बनाना हो तो बना लो, या नहीं बनाना हो तो फिर मैं यहीं से बताता हूँ। पहला है टू फाइनेंस द फिक्स्ड असेट्स, टू फाइनेंस द फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, टू फाइनेंस फिक्स्ड असेट मतलब वही जो अभी हमने पढ़ा। क्या होता है धनवी टू फाइनेंस फिक्स्ड असेट मतलब? हाँ, फिक्स्ड असेट के लिए लोन लेने के लिए। ठीक है, टू फाइनेंस द परमानेंट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, परमानेंट परमानेंट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है? परमानेंट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है? ओके, तो सर वर्क, हाँ बोलो। हाँ ठीक है, देखो कैसा होता है कि बिजनेस में जैसे कि वर्किंग कैपिटल लगती है। वर्किंग कैपिटल मतलब अपने को डेली बेसिस पे कुछ रॉ मटेरियल खरीदना है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देना है, रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी देना है ना, तो इसके लिए कुछ फंड्स लगते हैं। तो हम क्या करते हैं कि और अपने को कुछ पैसे आने वाले होते हैं, जिसको अपन ने माल बेचा है, ट्रेड रिसीवेबल, उन डेटर्स, उनसे अपने को पैसे आने वाले भी हैं। तो करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ऐसे अपन कुछ वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब ऐसा कैपिटल जो हमें वर्क करने के लिए लगता है। वर्किंग कैपिटल मतलब वो फंड्स जो हमें डे टू डे बिजनेस करने के लिए लगते हैं, उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो जनरली वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म फाइनेंस का पार्ट है। जनरली वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म फाइनेंस का पार्ट है, लेकिन परमानेंट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मतलब जरा ये बताना, अपन ने वॉशिंग मशीन का स्टोर चालू किया तो कुछ ना कुछ 10-15 वॉशिंग मशीन तो रखनी पड़ेगी अपने को, है ना। तो उसके लिए जो अपन ने लोन लिया है, सीसी कैश क्रेडिट या ओडी ओवरड्राफ्ट, वो क्या हो गया हमारा परमानेंट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वो क्या हो गया परमानेंट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो मतलब अपन को जब वॉशिंग मशीन का दुकान लगाना था तो अपन ने क्या किया, ये दुकान के ये शोरूम के रुपए लग गए 20 लाख, और कम से कम 5 लाख की वॉशिंग मशीन तो एट अ टाइम अपने स्टोर में होनी चाहिए। तो 5 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल भी अपन ने ले लिए। समझा आपको? तो समझा? ठीक है, परमानेंट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल टू फाइनेंस ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। ये क्या है? ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। इसका मतलब कुछ नहीं, नॉर्मल सी बात है कि मान लीजिए अभी हमारी फैक्ट्री है, हम पेन बनाते हैं। पेन कैसे बना रहे हैं? मैन्युअली बना रहे हैं, लेबर को जॉब पे रख के बनवा रहे हैं मैन्युअली। फिर हमने बोला यार अपना पेन का बिजनेस तो सेट हो गया, बस इतनी डिमांड है कि अपन इतना सप्लाई ही नहीं कर पा रहे,
तो अपन क्या बोलेंगे, चलो अपन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, मशीन लाते हैं, मशीन से पेन बनाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा अपना। तो बिजनेस का ग्रोथ करना है अपने को, तो इसके लिए अपने को मशीन लगेंगी। तो मशीन के लिए क्या लेंगे अपन, लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेंगे, मशीन के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेंगे। एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, अपना अकोला अमरावती में मस्त बिजनेस चल रहा था, मस्त अपने फ्रेंचाइजीज वगैरह दे रखी थी या मस्त अपने शोरूम लगे थे। अब अपन बोलते हैं चलो अपन पूना में दुकान खोलेंगे, पूना में शोरूम खोलेंगे। तो पूना में शोरूम खोलने के लिए फिर से अपने को क्या लगेगा, सनसन लगेगी, रोकड़ा लगेगा। तो टू फाइनेंस ग्रो एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, है ना, एक्सपांशन के लिए लगता है, ग्रोथ के लिए लगता है, फिक्स्ड एसेट के लिए लगता है, परमानेंट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल के लिए लगता है। इज इट क्लियर, ये बातें ध्यान में आ गई? यस। फैक्टर डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, तो ये पहला क्या है, बोलता है नेचर ऑफ बिजनेस। अब नेचर ऑफ बिजनेस क्या हो सकता है, यही जो मैंने यहाँ बताया, ये यहाँ के लिए था नेचर ऑफ बिजनेस। एक तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होगी या ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी या सर्विस एंटिटी होगी। तो हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ बिजनेस, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है कि कौन सी ऐसी कौन से फैक्टर्स है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पे लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है हमें, जिसके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला कहते हैं वो नेचर ऑफ बिजनेस। अब वो कहते हैं कि अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा पैसा लगेगा लॉन्ग टर्म वाला, है ना, एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करना है तो 5, 25, 50 लाख में स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करना है तो 5, 25 करोड़ में लगेगा या 10, 20, 50, 1, 2 करोड़ में लगेगा, है ना। तो पहला पॉइंट था कि नेचर ऑफ बिजनेस, वही है जो मैंने अभी आपको स्पष्ट हिंदी में समझाया, वही बातें इसके अंदर लिखी है, ठीक है। नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, अब क्या कहते हैं ये बताओ ज़रा, अगर मैं मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करता हूँ, ठीक है, मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ मोबाइल्स, और मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ पेन, तो इसमें बताओ किसमें खर्चा ज़्यादा है, मोबाइल मैन्युफैक्चर करने में या पेन? मोबाइल बनाने की मशीन महंगी आएगी या पेन बनाने की? मोबाइल। तो इसमें क्या लगेगा, मोर फाइनेंस, मोर लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीडेड, ठीक है, कंपैरेटिवली लेस LT needed, ठीक है। रीजन बीइंग एक्सपेंसिव मशीन एंड टेक्नोलॉजी, है ना, एक्सपेंसिव मशीन्स लगेंगी, टेक्नोलॉजी लगेंगी, R&D का टीम लगेगा, कंपैरेटिवली लेस, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, मतलब ये जो वाला पॉइंट है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन ये आ गया। अगर हम मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं लेकिन अपना आर्टिकल कैसा है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, कैपिटल एक्सटेंसिव है, तो हमें ज़्यादा लॉन्ग टर्म फाइनेंस लगेगा। और वहीं अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो सिंपल है, सिंपल मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक से मैन्युफैक्चर हो जाता है, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस कम लगेगा। जाहिर सी बात है ना, अगर मैं बोलूँगा आपको पेन की फैक्ट्री लगाओ तो 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ में लग जाएगी। वही मैं बोलूँगा आपको कि मोबाइल की फैक्ट्री लगाओ तो लगेगी क्या 1-2 करोड़ में? नहीं, उसके लिए तो 5-50 करोड़ लगेंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। द नेक्स्ट वन इज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अगेन वही बातें हैं कि पेन बनाना है तो क्या टेक्नोलॉजी लगेगी क्या? नहीं, हमें क्या लगेगा, प्लास्टिक की बॉडी लगेगी, एक रिफिल लगेंगी, रिफिल में इंक भरने वाली मशीन लगेंगी और असेंबली लाइन लगेंगी। देखो, अगर अपने को पेन मैन्युफैक्चर करना है तो आपके हाथ में जो पेन है उसमें देखो क्या क्या है, प्लास्टिक की बॉडी है, एक रिफिल है, रिफिल पे नीप है और उसको असेंबल कर दिया। तो इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली टेक्नोलॉजी लग रही है कि आपको? नहीं। वही अगर हम कहेंगे मोबाइल बनाना है तो मोबाइल को खोल के देखो, आपके पास आईफोन है तो आईफोन को आज पटक के देखो,
उसके अंदर क्या क्या है देखो, उसको तोड़ के देखो, हथौड़ी मार के देखो, कितनी चिप्स है, कितनी सारी सर्किट बोर्ड्स है। तो ये तो थोड़ा टेक्नोलॉजी ड्रिवन काम हो गया ना, तो जाहिर सी बात है उसमें ज़्यादा कैपिटल लगेगा। ऐसे तो क्या अंकिता समझ गया कि सो गए? सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, किसका एसएमएस पढ़ रहे? ठीक है, सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, एक होता है सर इंटरनल सोर्स और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स मतलब अपने घर के घर में, बिजनेस के अंदर, और एक्सटर्नल सोर्स मतलब बाहर वालों से पैसा ले रहे। अच्छा, इसके ऊपर का क्लियर हो गया है क्या सभी को? यहाँ तक रीड करने के लिए टाइम चाहिए क्या किसी को? मैंने रीड नहीं किया, लेकिन जितना भी लिखा हुआ है उतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया ही अपनी मातृभाषा में, ठीक है, और ऐसे फ्लोचार्ट बनाएंगे, ठीक है। अभी देखेंगे सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड। एक तो होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स हम पढ़ रहे हैं CS, कंपनी सेक्रेटरी, है ना। CS का हमारा सिलेबस है, तो जाहिर सी बात है हम जितनी भी बातें कर रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सर ये सिर्फ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो सोर्सेज ऑफ फंड्स देख रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अब कंपनी का इंटरनल मतलब कंपनी के मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। अब कंपनी शेयर होल्डर्स ने कंपनी में पैसा लगाया, तो ये तो क्या हो गया? इंटरनल सोर्स से फंड आ गया। तो इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल इज नथिंग बट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड, इंटरनल सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड। पहला समझा? यस। सेकेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये लोग भी कौन है? कंपनी के एक तरह से तो मालिक ये भी प्रेफरेंस शेयर्स है। शेयर होल्डर्स कैसे भी हो, इक्विटी या प्रेफरेंस, वो कंपनी के ओनर ही होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि प्रेफरेंस वाले थोड़े अपना डिविडेंड फिक्स करके चलते हैं, अपने आप को थोड़ा सेफ करके चलते हैं, फिर उन्हें अगर ज़्यादा मुनाफा हो रहा है तो वो मिलता नहीं है। अगर 50% का प्रॉफिट हो गया है तो उनको मिलेगा क्या? नहीं, उनको तो 10-12% जो है वही मिलेगा। वो किसको मिलेगा? इक्विटी को। तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी क्या हो गया? इंटरनल सोर्स, है ना। रश्मि समझ लगा? बरं, बाद में आता है रिटेन्ड अर्निंग म्हणजे काय? हाँ, देखो अपने को प्रॉफिट हो गया 1 लाख का, अपन ने 80,000 का डिविडेंड दे दिया और 20,000 बोले बांटने से अच्छा है कि इन शेयर होल्डर्स को बांटूंगा तो ये लोग पार्टी कर लेंगे, इससे अच्छा है कि बिजनेस में ही रखते कुछ ग्रोथ करेंगे। तो रिटेन्ड अर्निंग ये भी क्या हो गया? अपना एक सोर्स ऑफ फंडिंग हो गया, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंडिंग हो गया, वो भी कैसा? इंटरनल, है ना। अब बात करते हैं एक्सटर्नल की। तो एक्सटर्नल में आता है डिबेंचर्स मतलब क्या होते हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये लोन इंस्ट्रूमेंट्स है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स है ये। जैसे कि कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी को पैसा मिलता है और कॉस्ट क्या होगी? डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड देती है। लेकिन अगर कंपनी ने बहुत सारे शेयर इशू कर दी तो EPS कम हो जाएगा, और ऊपर से जो प्रमोटर है, जो डायरेक्टर्स है, प्रमोटर्स है, उनकी होल्डिंग भी कम हो जाएगी। ये बात जचती है क्या आपको? उनकी होल्डिंग भी कम हो जाएगी। जैसे कि मान लो कंपनी में 1 लाख रुपए का फंड है और कितने 10,000 शेयर्स है, ठीक है, 10,000 शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। तो 1 लाख रुपए का कैपिटल है, 10,000 में से 5,000 शेयर्स है प्रमोटर्स के पास। किसके पास? प्रमोटर्स के पास। तो इसका मतलब कितने शेयर्स है? 50% शेयर्स किसके पास है? प्रमोटर्स के पास। तो इसका मतलब कंपनी ने जितना भी नेट प्रॉफिट कमाया उसमें से सीधा 50% किसका है? मेरा, प्रमोटर का, ठीक है। अब कंपनी को 50,000 की और ज़रूरत आ पड़ी, और 50,000 चाहिए, तो सिंपल है, और 50,000 चाहिए ना, तो प्लस 5,000 शेयर्स इशू कर दो एट द रेट ₹10 ईच। तो कितना हो जाएगा? अपने को 50,000 मिल जाएंगे और 1.5 लाख रुपए आ जाएंगे, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा? हमारे पास प्रमोटर के पास कितने शेयर है? 50,000, और टोटल शेयर कितने हैं? 1.5 लाख। तो हमारी होल्डिंग क्या हो गई? कम हो गई, है ना।
हमारी होल्डिंग कम हो गई, प्रॉफिट हम कमाएंगे, पहले 50% प्रॉफिट हम रख रहे थे और अभी सिर्फ 33% प्रॉफिट हमको मिल रहा है। ये हमारी इच्छा है कि नहीं, और हमें पता है कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन है 30%, ठीक है, हम 30% का प्रॉफिट कमा लेते हैं, ये हमें पता है। तो हम ऐसा करेंगे क्या? नहीं, इसके वजह हम क्या करेंगे, 50,000 के शेयर्स इशू नहीं करेंगे, 50,000 के डिबेंचर्स इशू करेंगे। इसका फोटो लेना है क्या किसको, या लिखना है क्या? नहीं, ठीक है। हुआ सभी का? ओके, तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे, हम डिबेंचर्स इशू कर देंगे। हम क्या करेंगे, डिबेंचर्स इशू करेंगे। कितने के? 50,000 की ज़रूरत है, 50,000 के डिबेंचर्स इशू कर देंगे। 5,000 के डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹10 एच, तो अपने को मिल गए 50,000, अपना कैपिटल हो गया 1.5 लाख, ठीक है। अब जो डिबेंचर इशू किए, डिबेंचर पे अपने को कॉस्ट क्या लगेंगी? इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर्स को अपने को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना? 12% दे देंगे। अपने को मालूम है ये जो 50,000 है, 50,000 से ये 50,000 अगर हमने बिजनेस में लगाया तो अपने को 30% प्रॉफिट मार्जिन है। सपोज प्रॉफिट मार्जिन अपनी 30% है, तो अपने को कितने पैसे मिल रहे हैं? 50,000 का 30% मतलब 15,000 रुपये अपने को मिलेंगे। लेकिन अपने को इंटरेस्ट कितना देना है? सिर्फ 6,000। इंटरेस्ट कितना है? सिर्फ 6,000, है ना। बच्चे में 9,000 किसके है? शेयर होल्डर्स के। और अपनी होल्डिंग कितनी है? 50%, तो 4,500 का तो बैठे बैठे मुनाफा हो रहा है ना। तो इसका मतलब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है ना। ये नहीं भी सीखा था तो चल जाता था, ठीक है। ये पता था क्या आप सबको? ये है क्या आगे? अच्छा, ठीक है। डिबेंचर्स बाद में आता है टर्म लोन्स। टर्म लोन्स मतलब जैसे कि अपन ने कोई बैंक लोन लिया है फॉर 5 years, ठीक है। लंबे समय के लिए अगर अपन ने कोई लोन लिया है तो उसे कहेंगे टर्म लोन। बैंक लोन फॉर से एग्जांपल 5 years, ठीक है। बाद में अदर्स। अदर्स में क्या आ गया?
कोई NBFC से लोन लिया है या कहीं और से फॉरेन इन्वेस्टर से लोन लिया है लंबे समय के लिए, तो वो सब आ जाएगा अदर्स में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ओनर्स कैपिटल की बात किया जाए तो ये तो हमने देख ली। इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब ओनर का कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग देख लिया, डिबेंचर्स ये भी देख लिया। अच्छा, अब डिबेंचर्स में क्या है, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स मतलब ऐसे डिबेंचर्स जो डिबेंचर थे, डिबेंचर है और डिबेंचर रहेंगे। ठीक है, इसका टेन्यूर होता है 5 से 9 साल, 5 से 9 साल के होते हैं। इसमें इंटरेस्ट होता है 6%, 8%, 10%, 12%, 13%, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। जितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी उतना कम इंटरेस्ट। ठीक है, जितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी उतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये लॉजिक समझा क्या आपको, है ना? क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो रिपेमेंट करेगी, रिपेमेंट करेगी तो चलो कम रेट पे दे दो, रिस्क कम, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न, हाइयर द रिस्क हाइयर द रिटर्न। और नॉन कन्वर्टिबल मतलब जो कन्वर्ट नहीं होते हैं, और कन्वर्टिबल मतलब जो विच कैन बी कन्वर्टेड फुल्ली और पार्टली इनटू इक्विटी शेयर्स। ठीक है, टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स, जैसे कि अगर टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स, जैसे कि अगर अपने को फैक्ट्री लगाना है तो अपन क्या करेंगे, या अपने को कोई असेट खरीदनी है, अरे भैया इतने दूर क्यों जाते हो, अपने को कार खरीदनी है, कार अपन हर साल खरीदते हैं ना, एक बार ले लिए तो 7-8 साल तो चलाते ही कम से कम, है ना? तो लॉन्ग टर्म असेट होगी, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, लोन लेते बैंक से। तो कैसा लोन रहता है वो, 7-8 साल का लोन रहता, तो वो हो गया टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स। ऐसा लोन बैंक से जो लंबे समय के लिए लिया है उसे हम कहेंगे टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स। ठीक है, अब लोन हम, अच्छा ये आगे है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म लोन क्या हो जाएगा, जैसे कि कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, लोन्स एंड एडवांसेस, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, शॉर्ट टर्म लोन। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, शॉर्ट टर्म लोन। जैसे कि अपने को 50,000 का AC खरीदने का है, ठीक है, 50,000 का AC खरीदना है, तो अपन बजाज फाइनेंस का जो EMI कार्ड रहता है उस पर, बजाज फाइनेंस का EMI कार्ड रहता है, पता है क्या आपको? बजाज फाइनेंस के EMI कार्ड से अपन EMI पे लेते, उसकी EMI कितनी रहती, 3 महीने की, 6 महीने की, 9 महीने की या 12 महीने की। तो ये क्या हो गया सर, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस हो गया। ऐसा लिख लेना चाहिए आपने, बजाज फाइनेंस हो गया, मतलब पढ़ते टाइम पे आपको रिकॉल होगा, आपको पढ़ते, जब आप पढ़ाई करोगे ना तो आपको कुछ रिकॉल होगा, बजाज फाइनेंस का कुछ बोले थे सर ने, वो शॉर्ट टर्म लोन था। तो ये सारी चीज़ें टेक्निक से पढ़ाई करने की, हमें स्मार्टली पढ़ाई करना है, स्मार्ट प्रिपरेशन करना है। और गाइस आप लोगों ने जो कोर्स लिया है ना, ये बहुत ज़बरदस्त कोर्स है। CS जो कोर्स लिया आपने, बहुत ज़बरदस्त कोर्स है आपके लिए। पोस्ट क्वालिफिकेशंस इतने सारे एवेन्यूज़ ओपन होने वाले, इतने सारे एवेन्यूज़ ओपन होने वाले जिसकी कोई लिमिट नहीं। CS से ज़्यादा इज्जत लोग पहले CA को देते थे, लेकिन आपको एक बिटर ट्रूथ बताऊँ मैं, तो जो CA है ना, CA पूरा ख़त्म हो जाएगा थोड़े समय में। इनफैक्ट अभी सेंट्रल लेवल पे बहुत बड़े झगड़े चल रहे हैं CA कोर्स को लेके। एक 2-4 साल पहले बैच के बाद में बताता हूँ आपको, वीडियो ही बताता हूँ, यूट्यूब पे 2 मिनट का वीडियो है, पूरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने एक CA ने क्या बोला था, और वो आज एक्चुअल में हो रहा है। CA क्यों थे, ऑडिट करने के लिए थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए, ये सारी चीज़ों में अपन लोग का बहुत रोल था, CA लोग का। अब नाफरा करके एक दूसरी वो है, बॉडी है, नाफरा को पूरी पावर मिल गई, और अभी गवर्नमेंट ने कुछ रूल लाया था कि 5 करोड़ तक के टैक्स ऑडिट वगैरह नहीं, उसके लिए अभी रिबेल कर रहे हैं, सब लोग अपोजिशन कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे CA का वर्चस्व कम हो रहा है। लेकिन CS जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ग्रोइंग और डिमांडिंग स्ट्रीम है, क्योंकि अभी देखो, अभी क्या है, स्टार्टअप फाइनेंस का कंसेप्ट आ रहा है, जॉइंट वेंचर का कंसेप्ट आ रहा है, तो ये फैमिली ड्रिवन बिजनेस नहीं है। इसमें क्या है कि आप कोई CA है, उसका फाइनेंस का, कोई MBA है, उसका फाइनेंस का नॉलेज अच्छा है, कोई IITN है, उसका टेक्नोलॉजी का नॉलेज अच्छा है, दोनों बचपन के दोस्त हैं, दोनों मिलके एक कंपनी बना रहे और स्टार्टअप बिजनेस रन कर रहे हैं। कंपनी, जहाँ कंपनी आ गया वहाँ पे अपना दाल रोटी ब्रेड बटर आ गया। तो CS बहुत ही ग्रोइंग और डिमांडिंग स्ट्रीम है आज के डेट में। मतलब अभी तो आप WIP हो, जब आप फिनिश प्रोडक्ट बन के निकलोगे 2 साल में, 3 साल में, तब तक तो भयंकर बूम आ जाएगा इस कोर्स का। तो और आपका जो कोर्स है सब आपको रियल में यूज़ होने वाला है।
तो ध्यान लगा के पढ़ो, मस्त पढ़ो, टारगेट रखो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट। और एक बार अटेम्प्ट का सिलसिला चालू हो गया तो वो विशियस साइकिल है, लूप है, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते जाते। तो पहले अटेम्प्ट में पास करके निकल जा। ओके, लोन फ्रॉम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब NBFC हो गया, या फिर गवर्नमेंट के कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो बैंक नहीं होती है, ऐसे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ICICI, ये सारी UTI, तो ये सारे क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। मॉड्यूल बहुत टाइम से अपडेट नहीं हुआ है, ये अभी बैंक है, ICICI और IDBI बैंक है अभी, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, इनका मेन फंक्शन क्या है कि लॉन्ग टर्म लोन दे, किसको, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट को, ठीक है, ऐसे एस्टैब्लिशमेंट जिनको लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स लगता है और लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है, उनको मदद करो। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड मतलब, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड मतलब देखो, हमने आम का पेड़ लगाया समर में, बरसात ये साल मस्त हुई, दिवाली में आम तोड़ के खा लेंगे, कितना 8 साल 10 साल लगेगा। इसका मतलब अगर हमारा बिजनेस है फार्मिंग, और आपको ये बात सुन के अचंभा नहीं होना चाहिए कि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पीपल का ऑक्यूपेशन फार्मिंग था या है। हमारे टाइम पे तो स्कूल में 73% था, जब आप लोग स्कूल में होंगे अराउंड 50% लोगों का ऑक्यूपेशन फार्मिंग था। पढ़े कि नहीं पढ़े ये बात, ठीक है। और सपोज हम लगा रहे हैं संतरे के पेड़, संतरे का खेत या फिर आम का खेत, तो ऐसा है क्या 5 पेड़ लगाया 1 साल में आम मिल जाएगा या संतरा मिल जाएगा, नहीं, उसे संतरे को 5 साल तक के हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, 5 साल तक पानी देना पड़ेगा, खत देना पड़ेगा, पेस्टिसाइड लगानी पड़ेगी, बाउंड्री वॉल बनानी पड़ेगी, वो क्या अपना किसान को रखना पड़ेगा, किसी को लेबर स्टाफ को रखना पड़ेगा वहाँ पे, तब जाके संतरे के पेड़ पे संतरे आएंगे, आम के पेड़ पे आम आएंगे, उसके तोड़ के हम बेचेंगे। मतलब 5 साल तक के अपन पैसा खर्च करते जा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, और फल कब मिल रहा है, पैसे कब मिलेंगे अपने को, संतरा बेच के 5 साल बाद। तो ये जो 5 साल का पीरियड है, ये क्या हो गया, जेस्टेशन पीरियड। तो मतलब संतरे की खेती में जेस्टेशन पीरियड लंबा है। वही अगर अपन सोयाबीन लगाते हैं, तो सोयाबीन लगाने से क्या है, आज सोयाबीन लगाओ 6 महीने में क्रॉप हाथ में आ जाता है ना। तो इसमें जेस्टेशन पीरियड कैसा है, शॉर्ट है। तो ऐसी कंपनीज जिसमें जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा है, जैसे कि अल्कोहल, शराब, जम, क्या बोलते हैं उसको, शराब को, हाँ शराब, जाम, जाम, हाँ शराब, जाम, मैगाना, ये जो चीज़ें हैं ये जो चीज़ें हैं जितनी पुरानी उतनी अच्छी, तो इसमें जेस्टेशन पीरियड लंबा है। ये अपना ये जो क्या बोलते हैं इसको, लकड़ा, टिकुड़, सागवान, सागवान, जितना पुराना उतना अच्छा। तो ऐसे बिजनेस जिसमें, हाँ काट नहीं सकते, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता, फिर काट सकते, काटते ना। तो ऐसा बिजनेस जिसमें जेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को ये लोग फाइनेंस देते हैं। टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी इन जनरल एंड बैकवर्ड रीजन्स। देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये जनरली कोई बताएगा नहीं आपको, जैसे कि ये सिर्फ पढ़ के ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये पॉइंट मैं बताता हूँ आपको। टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी इन जनरल एंड बैकवर्ड रीजन इन पर्टिकुलर। अब देखो जो हमारी कंट्री है ना, कंट्री जाने दो, हमारे स्टेट की बात करते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में हम कहते हैं कि हमको विदर्भ अलग स्टेट चाहिए। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि विदर्भ का डेवलपमेंट एज कम्पेयर टू वेस्टर्न महाराष्ट्र कम हुआ है ना, इसलिए हम बोलते हैं। तो बेसिकली कोई भी इकोनॉमी है, जैसे कि अपना महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र को भी 4 से 5 जोन में हमने डिवाइड किया है, A, B, C, D, E। ए मतलब
ऐसी सिटीज जो डेवलप्ड है, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नासिक। मुंबई, पुणे। बी मतलब जो थोड़ी कम डेवलप्ड है, नासिक, औरंगाबाद और उधर नीचे। सी मतलब ये वेस्टर्न बेल्ट पूरा, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, कोल्हापुर नहीं, सांगली, सातारा, कोल्हापुरा। डी मतलब विदर्भ, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा। और ई मतलब गढ़चिरौली। ठीक है। अब ये बात आपको बताऊं कि अगर आपको मुंबई में फैक्ट्री लगाना है तो आपको गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है। वही आपको गढ़चिरौली में या अमरावती में फैक्ट्री लगाना है तो आपको 25%, 30%, 50% की सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट से। और गवर्नमेंट कहाँ से देंगी? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के जरिए। किसके जरिए? सिडबी, IFCI, इनके जरिए। ठीक है। मतलब जो बैकवर्ड रीजन है, हमारा जो रीजन है ये क्या है? बैकवर्ड रीजन है। और बैकवर्ड रीजन में अगर आपको कोई बिजनेस करना है, फैक्ट्री लगाना है, तो पहले ही आप लोगों के पास पैसा नहीं। अब लोगों के पास पैसा नहीं तो ये रीजन तो कभी डेवलप होंगे ही नहीं। तो बैकवर्ड रीजन के लिए स्पेशल लोन की स्कीम जाती है, स्पेशल सब्सिडी की स्कीम जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है टू ऑफर स्पेशलाइज सर्विस इज ऑपरेटिंग इन द एरियाज ऑफ प्रमोशन, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूशंस है ये क्या करते हैं? आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, आपको बताते हैं कि रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोक्योर करना है, कौन सी मशीन्स लगानी, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग भी देते हैं। टू प्रोवाइड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट सर्विस। अब आपने कोई टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लांट लगाया, जैसे कि अच्छा इतने दूर क्यों जाते हो? अब ना अमरावती में नांदगांव पेट MIDC पता है आपको? क्या है वो? टेक्सटाइल पार्क है। देवेंद्र फडणवीस जी ने उसका ओपनिंग किया था। तो पूरा महाराष्ट्र कम गिर गया था क्या जो अमरावती में आया था? नहीं, क्योंकि अमरावती को डेवलप करना है, इसलिए वहाँ पे सब्सिडाइज रेट में MIDC बनी और MIDC की लैंड एकदम सब्सिडाइज रेट में आपको अलॉट हुई। तो इस चीज़ के लिए मतलब बैकवर्ड रीजन के डेवलपमेंट के लिए, और आपको टेक्निकल मैनेजमेंट की कंसल्टेंसी भी वो लोग देते हैं। बाद में फॉरेन सोर्सेज, फॉरेन से पैसा ले सकते हैं क्या? ठीक है। फॉरेन बैंक से या फॉरेन इन्वेस्टर से भी हम पैसा ले सकते हैं। अभी जो स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, घट रहा है, उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। ये आपको शायद पता नहीं। USA में अभी रिसेंट की बात बता रहा हूँ, साल 2 साल या अभी जो चल रहा है, USA में क्या है? इंटरेस्ट रेट नेगेटिव चले गया या फिर एकदम 0 हो गया या 1 हो गया। जैसे अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या करोगे? कहीं इन्वेस्ट करोगे, शेयर में, म्यूचुअल फंड में या FD में। FD में भी करते हो तो 5-6% का आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन USA में इंटरेस्ट रेट हो गया है एकदम कम और इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है एकदम ज़्यादा। तो इसका मतलब मेरे पास 1 लाख रुपए है और 1 साल के लिए उसको मैं कहीं इन्वेस्ट करता हूँ तो वो 1,01,000 ही हो रहा है। लेकिन वहाँ पे इन्फ्लेशन है 10% फॉर एग्जांपल, तो जो 1 लाख की कीमत 1 साल बाद हो रही वो उससे भी कम हो जा रही, मतलब 90,000 की ही चीज़ खरीद पा रहा है। इन्फ्लेशन मतलब समझता है कि आपको? हाँ। तो ये तो आपको सीधी सी बात है, अगर इन्फ्लेशन का रेट ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट से तो इन्वेस्टमेंट करके कोई मतलब नहीं। तो इसके लिए US के जो लोग हैं वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए अपना इंडियन स्टॉक मार्केट इतना बुल पे था अभी। ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे कि फॉरेन सोर्सेज क्या है? एक्सटर्नल बोरोइंग्स, मतलब बाहर के देश से हम बोरोइंग कर रहे हैं या फिर फॉरेन का इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं या डिपॉजिट्स फ्रॉम NRIs। ठीक है। और ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंडिंग है। हमने देखा सोर्सेज ऑफ फंडिंग, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंडिंग में पहला कौन सा था? 2 थे, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या पढ़ा अपन ने? इक्विटी। एक्सटर्नल में? ठीक है। अब देखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या आपको ऐसा लगता है ये जितने भी फंड्स अपन ने देखे हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज, ये जितने भी हमने देखे हैं, क्या इसकी कोई कॉस्ट है? क्या इसकी कोई कॉस्ट है या फ्री है? सर इनकी कुछ कॉस्ट है। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट पोल्यूटेड एयर एंड वाटर। ठीक है। इस दुनिया में प्रदूषित हवा और पानी के जगह कुछ भी फ्री नहीं है।
तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिबेंचर लिया तो उसका कॉस्ट क्या है, डिबेंचर लिया तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर लिया तो क्या है, डिविडेंड देना पड़ेगा, है ना। तो लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कैपिटल की कुछ कॉस्ट है, कैपिटल की कुछ कॉस्ट है, वही हमें समझना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में एक्सप्लेन किया है, इसलिए एक बार मैं रीड करके बता देता हूँ। अब बेसिकली कैसा है मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे कि अपन ने लोन लिया है, ठीक है, लोन का रेट है 12%, ठीक है। तो इन्होंने क्या डिफाइन किया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक ऐसी कॉस्ट है, एक ऐसा रेट है कि हमने उससे ज़्यादा अर्निंग करना चाहिए। जैसे कि हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, तो ये क्या कहते हैं कि हमने जो 1 लाख रुपए जहाँ इन्वेस्ट किए है, जो बिजनेस में लगाया है, वो बिजनेस से हमें 12% से ज़्यादा का रिटर्न आना चाहिए। जाहिर सी बात है ना, अगर मेरे को बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा 10%, तो मैं 1 लाख रुपए का लोन लूँगा क्या 12% से? नहीं, है ना, क्योंकि मैंने 1 लाख का लोन लिया, उस पर 10% का प्रॉफिट मतलब 10,000 का प्रॉफिट हुआ, और इंटरेस्ट कितना दूंगा 12,000 का, तो बैठे बैठे मेरा 2,000 का नुकसान हो जाएगा, ये गलत है ना। तो मेरा प्रॉफिट 12% से ज़्यादा होना चाहिए, फॉर एग्जांपल 15%, तो मुझे प्रॉफिट होगा 15,000 और नेट प्रॉफिट बचेगा मेरा 3,000। तो हमारा इंस्टीट्यूट कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिफाइन ऐसे करता है कि ये एक ब्रेक इवन पॉइंट है, कि ये जो हमने 1 लाख रुपए लिया है ना, उस पर 12% का कम से कम अपने प्रॉफिट कमाना चाहिए, उसे हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है, ठीक है। ये भूल जाओ, मैं सिंपली आपको हिंदी में बता देता हूँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब वो जो कैपिटल को प्रोक्योर करने के लिए, बोरो करने के लिए जो हमें कॉस्ट लगी है, उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब 1 लाख का लोन लिया है 12% से, तो कितने रुपए अपने जा रहे हैं जेब से? 12,000, 12%। तो ये जो 12% है, ये अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। Meaning of cost of capital. Cost of capital is the rate that a firm must earn on its project investment to maintain its market value and attract funds. तो इन्होंने यही बोला है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब ये एक ऐसा रेट है जो हमने कमाना चाहिए। मतलब अगर अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, तो अपन ने कम से कम 12% की कमाई तो करनी चाहिए। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? कि पूरा टॉपिक अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे है। So far so good, वेदांत, ईशा, कार्तिक, नहीं समझा कार्तिक? ठीक है, ओके। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। मतलब हमें इतना रिटर्न तो आना ही चाहिए, है ना, कम से कम 12% का तो रिटर्न आना ही चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन, ये 3-4 व्यक्तियों ने इसकी डेफिनेशन बताई है, ये आपने रीड कर लेना। बेसिकली अल्टीमेट क्रक्स वही है जो मैंने बताया आपको, ठीक है। अजम्पशंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये तो यूजलेस चीज़ लिखी है, लेकिन ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस which are closely associated while calculating and measuring the cost of capital। इसके कुछ assumptions है, वो assumptions क्या है याद रख लेंगे, एग्जाम में आ सकता है। 3 assumptions है। It is not a cost as such, it is merely a hurdle rate, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि इसको कॉस्ट मत मानो, इसको हर्डल रेट मानो। हर्डल मतलब अपन जब कमाई कर रहे तो अगर अपना कॉस्ट है 12%, तो 12% का अपने को पड़ाव पार करना है, 12% से अपने को आगे जाना है, 12% का पड़ाव अपने को पार करना है। इसको ऐसा समझो, ठीक है। पहला अजम्पशन था, ये अजम्पशन मैंने खुद ने लाइफ में कभी पढ़े नहीं है, मतलब ये ऐसे ही दे दिया है इन्होंने। सेकेंड है, इट इज़ द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जनरलाइज बातें लिख दी है। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न मतलब कम से कम इतना तो कमाओगे ना, या घर से पैसा भरोगे, इतना तो कमाओगे ना। इट कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट रिस्क। अब जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसमें कुछ रिस्क है। क्या है सर? एक है सर बिजनेस का रिस्क। बिजनेस का रिस्क मतलब चलेगा नहीं चलेगा, लॉकडाउन लग गया, तो ये तो बिजनेस का रिस्क हो गया ना, बिजनेस रिस्क। बाद में है फिनेंशियल रिस्क। फिनेंशियल रिस्क मतलब पैसा ही नहीं है, या कैश फ्लो हमारा प्रॉपर नहीं है, फिनेंशियल रिस्क।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी, अच्छा, और इसको ये एक फॉर्मूला दे दिया है, ये फॉर्मूला कहीं काम नहीं आएगा, बस ध्यान में रख लो। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम डिनोट करते हैं के से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम डिनोट करते हैं के से, ठीक है। आगे देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें किसी को कोई समझना है, ये वाले पार्ट में रीड करना है, ठीक है। रश्मि आपको समझ रहा सही में, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। इंपॉर्टेंस टू कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैपिटल बजटिंग हो गया है क्या आपका, कौन सा टॉपिक था? तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है? ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसमें पहला इंपॉर्टेंस देख रहे हैं हम, इंपॉर्टेंस टू कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, देखो कैपिटल बजटिंग मतलब क्या होता है कि हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, हम कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जैसे कि हमें 2 करोड़ की कोई फैक्ट्री लगाना है, उसमें सब आ गया, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी सब आ गया, हम 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि हम लोन लेंगे, है ना। अब हमारा डिसीजन क्या आना चाहिए कि हम देखेंगे कि हमें अगर सपोज 10% से लोन मिल रहा है, हमारा जो कैपिटल है उसकी कॉस्ट अगर 10% है, तो हमने 10% से ज़्यादा रिटर्न अर्न करना चाहिए, यही है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या है कि हम बाहर से पैसा ले रहे हैं या हमारा इंटरनल फंड भी लगा रहे हैं, तो कम से कम इतना अपने को बचना चाहिए। उसमें आपने पढ़ा होगा एनपीवी मेथड, है ना, 3 दिन पहले अपन ने सीखा ना एनपीवी मेथड, 3 दिन पहले तो अपन ने सीखा एनपीवी मेथड। उसमें क्या था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो थी, है ना, जो आज हम खर्चा कर रहे थे, इसको हम किससे कंपेयर कर रहे थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, है ना। अगर हम 5 साल का प्रोजेक्ट ले रहे थे, तो हमने देखा था आज कितने रुपए बाहर जा रहे हैं, आज कितने रुपए का खर्चा हो रहा है, और जो अगले 5 साल में पैसा आने वाला था उसको अपन ने क्या किया था, पीछे खींच के लाए थे, डिस्काउंटिंग की थी, है ना, डिस्काउंटिंग करके अपने को जो अमाउंट मिल रहा था, जैसे कि आज अपना खर्चा हुआ है 1 लाख का, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो आ रहा है, ये आउटफ्लो है, और इसको लिख लो आप फ्यूचर इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लो हो रहा है अपना सपोज 90,000, तो ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या आएगा अपना, ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वही अगर अपना फ्यूचर कैश इनफ्लो, अपना क्लास दादर स्टेशन को लक्की है, इसलिए आपको बीच बीच में ट्रेन किया हो जाएंगी, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लो, आओ कौन है, वेलकम ईशा, गुड मॉर्निंग। आप तो 9 बजे की बैच में भी लेट हो, चलो कोई बात नहीं ईशा, बहुत सिंपल सा टॉपिक पढ़ा है, आपको ये ऑलरेडी पता है, ठीक है, डरने की बात नहीं ईशा। अरे नहीं नहीं, सॉरी की क्या बात है, ये तो चलते रहता है, चलो कोई बात नहीं, सिंपल सा टॉपिक है, घबराओ मत, अभी जितना समझता है समझ लेते हैं, ठीक है। आज ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा आपको, ठीक है। और कौन बचा है अभी, 9, अरे वाह, आज कंप्लीट अटेंडेंस है, पूरे 90 के 90 बच्चे आए। आप अभी ज्वाइन किए हो कि डिस्कनेक्ट हो गए थे? मुझे तो सर मुझे तो हाँ ईशा आपको ही बोल रहा हूँ। सर मुझे आवाज नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो से कंपेयर करते हैं, और अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ज़्यादा है तो फिर हम वो प्रोजेक्ट को ले लेते हैं, है ना।
अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू पे हम लाते हैं, ये कौन से रेट पे लाते हैं? कॉस्ट वाले रेट पे लाते हैं। ये पता है क्या आपको? डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा लेते हैं? कॉस्ट वाला लेते हैं, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंस टू कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। Capital structure is the mix or proportion of the different kinds of long-term securities. A firm uses particular type of sources if the cost of capital is suitable. Hence, cost of capital helps to take decision regarding capital structure. देखो, हमारे बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी हुआ है कि कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक है ना, ठीक है। तो हमारा जो फर्म है उसका कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जहाँ से पैसे लेते हैं, जो हमारे सोर्सेज ऑफ फंड है, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, इक्विटी शेयर हो, डिबेंचर्स हो, लॉन्ग टर्म लोन हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, हर एक की एक अपनी अपनी अलग अलग कॉस्ट होती है, ठीक है। तो हमें ये एक ऑप्टिमम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है कि हमारी कॉस्ट मिनिमम हो और हमारा खर्चा पानी में निकल जाए। हम बोलेंगे सर इक्विटी शेयर ले लेते हैं, उसकी कॉस्ट सबसे कम है, लेकिन फिर उसमें अपना डाइल्यूशन हो रहा है, दूसरी बातें आ रही है, तो हमें लोन भी लेना पड़ेगा, मतलब एक्सटर्नल बोरोइंग्स भी लगेंगी, इंटरनल फंड्स भी लगेगा। तो जो हमारा कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए? ऑप्टिमम। इंपॉर्टेंस टू इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग क्लेम which affects the capital budgeting, capital structure and value of firm, as it helps to evaluate the financial performance of the firm. जाहिर सी बात है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितनी कम रखेंगे उतना अच्छा अपना परफॉर्मेंस होगा, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रखने के लिए हमें प्रॉपर कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना होगा, एकदम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस टू अदर फाइनेंशियल डिसीजन। Apart from the above points, cost of capital is also used in some other areas such as market value of shares, earning capacity of securities, etc. And that it plays a major part in the financial management. ठीक है, ये जनरल सा पॉइंट है कि फिनेंशियल डिसीजंस में काम पड़ता है कि सपोज हमें डिबेंचर्स मिल रहे हैं 12% से और SBI से लोन मिल रहा है 13% से, तो क्या करेंगे अपन? डिबेंचर ले लेंगे, है ना। तो ये फिनेंशियल डिसीजन लिया अपन ने, इंपॉर्टेंट फिनेंशियल डिसीजन लिया, है ना। ब्रेक होना क्या? ब्रेक होना नहीं, FSME ले लेंगे ना आज अपन अच्छे से। इसके आगे इलस्ट्रेशन है ना, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा इलस्ट्रेशन में।